सियासी हलकों में भी इसका मजाक बनाया जा रहा है। अब उस जो मैंने शुरुआत में कही, जो विपक्ष के नेता हैं वो इस पर चुटकियां ले रहे हैं आनंद जी, वो चुटकियां इस बात पे ले रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री का बयान पॉपुलेशन पर आ रहा है, दो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच क्या चल रहा है यूपी में, इसको लेकर भी अखिलेश यादव का आज बयान आया कि यूपी में झगड़ा छिड़ गया है। तो ऐसे में इस वक्त जो एक सियासी तीर हैं वो सारे बीजेपी की ओर सेंटर्ड हैं। अजीज खान साहब यहाँ बैठे, मैंने सुबह आज इनसे बात की थी, तो एक तरह से इस समय चुटकी लेने का समय इनका हो रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने बहुत पहले एक चर्चा में कहा भी था, विजय जी हमारे साथ थे, कि पत्रकारों का अमृत काल आ गया है। तो जिस प्रकार से भारत की आजादी के अमृत काल समाप्त होते ही पत्रकारों का अमृत काल आ गया है, तो इस तरह की खबरें बहुत सारी आने लगी हैं। अब उत्तर प्रदेश को ही देखिए, उत्तर प्रदेश में न कहीं आग है न कहीं धुआं है, लेकिन आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ। मुझे लगता है कि अभी आपके चैनल पे चल रहा है, राजभवन पहुंचे सीएम योगी, और कुछ देर पहले इसको लेके बवाल हो रहा था कि क्या योगी जी इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या योगी जी अब उन मंत्रियों को हटा देंगे जिनको तथाकथित दिल्ली लॉबी ने मंत्री बनाया है। इस तरह की बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को भी एक मौका मिला है कि वो ट्वीट करके तमाम तरह की बातें करे। और एक उप मुख्यमंत्री ने ऐसा कह दिया कि संगठन सरकार से ऊपर होता है, तो ये तो हमेशा की बात रही है संगठन, और ये तो हर बार कहा जाता है। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी में संगठन और सरकार के 3 साल पहले क्या हुआ था, वो हम सब लोगों ने सार्वजनिक तौर पे देखा था कि कैसे चाचा और भतीजे ने एक दूसरे को बर्खास्त कर दिया और मंच पर हाथापाई हुई। तो ये सब चीजों को याद करना चाहिए। अगर अखिलेश जी चुटकी लेते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी प्रति चुटकी लेने का एक अवसर तो दे ही रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। देखिए, आपकी बात पर अजीज खान साहब मुस्कुरा रहे हैं। मैं एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ कि लखनऊ में राजभवन पहुंच गए सीएम योगी। ये भी खबर आ रही है हमारे पास क्योंकि वहां एक्शन है। एक बार खबर बता रही हूँ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ब्रेकिंग चला दी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे, जो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और बहुत सी चर्चाएं राजभवन पहुंचने को लेकर भी थी, लेकिन ये बताएंगे कि एक औपचारिकता के लिए वहां पर पहुंचे हैं आने वाले सत्र को लेकर। और ऐसे में राज्यपाल से मिलने योगी आदित्यनाथ पहुंचे। लेकिन जो अनंत विजय जी ने बात कही अभी थोड़ी देर पहले, उस पर आ रही हूं वापस। अजीज खान साहब वो कह रहे हैं कि कोई कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आप लोग इसका मजा जरूर ले रहे हैं। अब जो बयान आ रहे हैं इस वक्त, वहां पर एक मंथन जरूर है और अलग अलग हलकों में वो मंथन है, और उसी के चलते यूपी में एक अलग मंथन है, असम में एक अलग मंथन है, वहां बंगाल में अलग मंथन हो रहा है। और उसी वजह से ऐसे सियासी बयान आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली चले जाते हैं, फिर भूपेंद्र चौधरी मिलते हैं प्रधानमंत्री से। लेकिन इन सब के बीच आप अपने लिए क्या हासिल देख रहे हैं भाई अजीज खान साहब? देखिए सुचेता जी, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो चुटकी ले रही है, समाजवादी पार्टी मुद्दे को उछाल रही है। भाई समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर रही है। ये जो भी कुछ देख रहे हैं पिछले 10-15 दिन से, जिस तरीके से वहाँ पो की स्थिति है कि साहब कोई दिल्ली जा रहा है, कोई लखनऊ में अलग जगह जा रहा है, अलग अलग तरीके से मीटिंग हो रही है, मतलब ये कोई विपक्ष करा रहा है क्या? ये जो अंतर कलह है, वो अंतर कलह तो सार्वजनिक तौर पे दिख रहा है। और वो अंतर कलह कुछ ऐसा है कि आप देखिए, कहीं कोई पूर्व कैबिनेट मंत्री का बयान आ रहा है, और क्या क्या बयान आ रहा है सार्वजनिक पटल पे आप देख रहे हैं, इनके अपने विधायक क्या क्या बयान दे रहे हैं। तो तमाम तरीके की जो स्थितियां हैं, ये विपक्ष ने नहीं पैदा किया है। विपक्ष तो संयम मार के बैठा हुआ है, वो सिर्फ देख रहा है कि आज जो अधिकारी है वो पैरेलल, एक सरकार एक चल रही है और अधिकारियों का एक गुट एक चल रहा है। सरकार का नकेल, सरकार का इकबाल अधिकारियों पर से खत्म हो गया है। आज जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है, वो मेरे ख्याल से शायद जब से ये मुल्क आजाद हुआ शायद ऐसा नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके अपने कैबिनेट मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, समर्थक, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। हाँ। ये विपक्ष नहीं कह रहा है। और अगर विपक्ष कह भी रहा हो तो क्या वजह है, आप खुद समझिए, क्योंकि इसमें जनता पिस रही है। आज जनता का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अधिकारी पर से जो अंकुश है वो बीजेपी का खत्म हो गया, सरकार का खत्म हो गया, सरकार का इकबाल खत्म है। आज जनता त्रस्त है। ये विपक्ष को चिंता है इस बात का कि आप सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार चल नहीं रही है। सरकार सिर्फ कहीं ना कहीं रेंग रही है, क्योंकि वो आज बैसाखी के बारे है
क्यों? वजह साफ है, अपने साथ नहीं है, क्योंकि आपस में अंतर कलह है, क्योंकि स्थितियां स्पष्ट नहीं है। तो आप विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, साहब विपक्ष चुटकी ले रहा, विपक्ष चुटकी नहीं ले रहा है, विपक्ष मजाक नहीं उड़ा रहा। विपक्ष चाहता है कि अगर आपको सत्ता की जिम्मेदारी दी गई है तो जनता के हित में फैसले करिए, जनता का काम करिए, और जनता से ऊपर न सरकार है और न संगठन है। बात तमाम नहीं, ये तो बढ़िया बात है, ये तो आपकी बात बढ़िया है सरकार पर, वही तो वो कर रहे हैं। अगर मुद्दों की बात कर रहे हैं तो उन मुद्दों से कुछ लोग तो छिटक रहे हैं ना। मैं वापस अगर आऊं हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर, अगर वो मुद्दे की बात कर रहे हैं, इस मुद्दे को बार बार इग्नोर क्यों करती हैं सियासी पार्टियां, मुझे नहीं समझ आता। लेकिन इस पर चर्चा हमेशा होती है। जैसा मैंने कहा कि आम घरों में, विष्णु शंकर जैन जी, ये घरों में चर्चाएं होती है और बहुत से लोग इसे नकारते भी हैं। यहाँ पर विजय त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं। विजय त्रिवेदी जी, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि पॉसिबिलिटी नहीं है भाई कि आने वाले कुछ सालों में हिंदू एक अल्पसंख्यक बन जाए, लेकिन ये चर्चाएं होती हैं। और इसीलिए अगर हिमंता बिस्वा शर्मा इसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक अपने हिंदू वोटर से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या इसे सिर्फ एक सियासी मंशा माना जाए? विजय त्रिवेदी जी, ये क्या सिर्फ एक सियासी मंशा है? देखिए सुचरिता जी, आपकी बात से सहमत हूं मैं कि बहुत सारी जगह पर लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ। लेकिन सार्वजनिक जो पदों पर बैठे हुए लोग हैं, मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं हिमंता जी या शुभेंदु जी जैसे लोग हैं जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, वो जब ये चर्चा करते हैं तो इस बात की चिंता होती है और होनी चाहिए। गिरिराज सिंह जी भी चर्चा कर रहे हैं इस बात की, है ना। और आप ये समझिए कि ये कारण क्यों हुई चर्चा शुरू, क्योंकि इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो उसका उम्मीद थी उससे नीचे आई। मैं इसको हारना नहीं कहता, लेकिन वो उम्मीद से नीचे आए। 2014 में भी आपको तो मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था, लेकिन आपके पास 282 सीट आ गई थी तो आपने कुछ नहीं कहा, तब सबका साथ सबका विकास करते रहे। 2019 में 303 सीट आ गई, तब भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया आपको, तो फिर क्यों नहीं बोला आपने? अब आज 2024 में आप हार गए तो आप, या कम हो गई सीटें, तो आप उस पर उसका सारा जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाल रहे हैं। और आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझिए हिंदुस्तान के। हाँ। क्या हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम में यह है कि जिसको जो वोट देगा उसे ही? अभी तक तो आप ये दावा कर रहे थे कि आपने वोट नहीं दिया, तब भी हमने विकास आपको दिया, उज्ज्वला योजना दी, पीएम आवास योजना दी, सब कुछ दिया। अब इसको दूसरे तरीके से देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिला है? 36% वोट मिला है पूरे देश भर में, ठीक है। उसमें 14% मुसलमान भी जोड़ लीजिए तो 50% हो गए जो मुसलमानों ने नहीं दिया। उसके बाद भी 50% हिंदू हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। बंद कर दीजिए उनकी योजनाएं। अयोध्या में अयोध्या सीट जो राम जन्मभूमि के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही थी पूरे बीजेपी के एजेंडा पर, वहाँ पे अवधेश प्रसाद जीत गए पासी समाज की वजह से, ऐसा माना जाता है। पासी समाज के 4 लाख वोट मिल गए, तो सरकार बंद कर रही है योजना पासी समाज के खिलाफ। तो आपका ये कौन से सवाल मैं एक बार डेमोक्रेटिक विष्णु सिस्टम जी पर के आप पास काम लेके कर रहे जाती हूँ। हैं? और फिर मैं बार बार कहता हूँ, मुझे प्रधानमंत्री पर भरोसा करता हूं मैं। प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिस्वा शर्मा तो जिंदगी भर माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते रहे हैं सर।